हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे चुनाव अभियान के बारे में, राइट। जो इलेक्शन कैंपेन होते हैं तो इनके बारे में हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। यदि हम बात करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे बात की गई है कि चुनावों का जो मुख्य उद्देश्य होता है या मेन टारगेट होता है, क्या होता है कि लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या बात कही गई है कि जो इसका मेन टारगेट होता है, जितने भी इलेक्शन कराए जाते हैं उनमें से ये होता है कि जो भी लोग हैं तो वो क्या करें कि अपनी पसंद के जो प्रतिनिधि हैं, सरकार और नीतियों का चुनाव करने के अवसर देना है। और इसलिए कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन पार्टी अच्छी है, यानी कि कौन सी पार्टी अच्छी सरकार देगी या अच्छी नीति कौन सी है, इस बारे में लोकतंत्र और खुली चर्चा भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें क्या बात की गई है, यानी कि कौन सी पार्टी बेहतर तरीके से है, कौन सी नहीं है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं जनता के हाथों में होती है, उनको ही चुनना होता है और ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है कि चुनाव अभियान के दौरान यही होता है, हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या बात कही गई है कि हमारा जो जितने भी उम्मीदवार होते हैं हमारे देश में, ठीक है, तो उनकी अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है, ठीक है। यानी कि क्या हुआ कि आपको जब से आप क्या करते हो, अपना नामांकन भर के जमा करते हो, उसके बाद से ही 2 सप्ताह तक, यानी कि जिस डेट तक चुनाव होना है उसके पहले 2 सप्ताह तक आपको क्या किया जाएगा कि छूट रहती है। जितना भी आप प्रचार करना चाहते हो अपनी पार्टी का, अपना जो भी है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। यानी कि 2 सप्ताह, दैट मीन्स 14 डेज का आपको टाइम अच्छा खासा मिलता है। और होता क्या है कि इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं, राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं, ठीक है। यानी कि जितने भी उम्मीदवार होते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी मतदाता होते हैं, जैसे हम आप सभी मतदाता हैं, ठीक है, हम सभी से ये लोग क्या करेंगे, संपर्क करेंगे। देन उसके बाद क्या होता है कि राजनेता चुनावी सभाओं में क्या करते हैं, भाषण देते हैं। जैसे अभी आपने बिहार का देखा और आपके स्टेट में भी अभी कई सारे स्टेटों में पंचायत का चुनाव होना है, और भी मतलब यदि हम बात करें तो विधानसभाओं का चुनाव होना है, तो वहाँ पे आप बखूबी देखेंगे, अपने स्टेट में ही देख पाएंगे कि किस तरीके से इसमें मतलब जो भी मतलब उम्मीदवार हैं वो हम सब से मिलते हैं, ठीक है। और मैंने पहले ही बताया था कि मिलते भी किस तरीके से है कि एक जिसको वो मतलब देखेंगे भी नहीं, आप समझिए कि एक बहुत मिट्टी में सना हुआ बच्चा यदि बैठा है, उसको भी आके वो गोद में उठा लेंगे, ठीक है। क्योंकि उनकी संपत्ति जुटानी है कि कहे लोग कि हमारे लीडर तो इतने अच्छे हैं कि अच्छे बुरे का कुछ भी ध्यान नहीं रखते हैं, सबके लिए समान व्यवहार करते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में पता चलती है उनकी खैर सच्चाई की क्या होती है, लेकिन अभी अच्छा खासा जिसको भी उनका फ़ायदा उठाना उठा सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि यदि हम बात करें और राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को सक्रिय करती हैं, ठीक है। यानी कि जो भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, और हम बात कर चुके हैं कि इनको सीटें मिलती हैं, पार्टियों के द्वारा उम्मीदवारों को सीटें दी जाती हैं, ठीक है। अब आई होप कि ये पार्टी आया है तो मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि पार्टी क्या होती है, उम्मीदवार क्या होते हैं, मैं कई बार समझा चुकी हूँ। सो अब आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या होता है कि अपने समर्थकों को सक्रिय करती रहती है। और उसके बाद है कि इसी अवधि में अखबार और टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़ी खबरें और बहसें भी होती है। लगातार आपको इलेक्शन से रिलेटेड पूरा सब कुछ बताएगा। टीवी न्यूज़ में भी लगातार आपको देखने को यही सारी चीज़ें मिलेगी, और एक में नहीं, सारे न्यूज़ चैनलों में, क्योंकि उनको भी न्यूज़ चाहिए होती है। और ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि एक बार आप पकड़ लो, जितने दिन तक चुनाव नहीं होता है तो इस नेता ने इधर जाके ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, ये किया वो किया, सारी चीज़ें वो बस अपना घुमा फिरा के करते रहते हैं न्यूज़ चैनल वाले जो होते हैं। और यही हाल होता है न्यूज़पेपर वालों का, ठीक है। उसके बाद होता है कि पर अमल मतलब कि असल में चुनाव अभियान सिर्फ 2 हफ्ते ही चलता है। यानी कि रियल में जो चुनाव अभियान होता है
हालांकि जिनको खड़े होने होता है चुनाव में, वो पहले से ही अपना सब कुछ इधर उधर बैठक वगैरह लगाते रहते हैं, लेकिन रियल में जो आप बढ़िया बाजे गाजे के साथ अपना प्रचार करते हो, तो ये कितना होता है, सिर्फ 2 ही सप्ताह का होता है या 2 हफ्ते का होता है। ये बात आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए या कि कहीं नोट कर लीजिए कि चुनाव जब से आप नामांकन भर दोगे, उसके बाद से चुनाव होने तक, ठीक है, आपको सिर्फ 2 ही सप्ताह का टाइम मिलेगा कि आप अपना प्रचार प्रसार कर सको, पब्लिक से मिल सको, अपनी रिपोर्ट जितनी भी बनानी है बना लो, ठीक है। उसके बाद आता है कि राजनीतिक दल चुनाव होने के महीनों पहले से इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं, ठीक है। यानी कि 2 वीक का इसमें टाइम मिलता है, लेकिन जो राजनीतिक दल होते हैं वो इसकी तैयारियां तो महीने भर से साल भर पहले से ही कर देते हैं। और यदि आपको पता हो आप सगे संबंधी, यदि कोई आपके रिलेटिव जो भी हैं राजनीति से संबंध रखते होंगे, तो आपको बखूबी पता होगा कि महीने भर पहले से नहीं, वो तो 5 साल पहले से ही अपने नेक्स्ट इलेक्शन के लिए तैयारी बनाने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था कि हमारी एक दिन की मेहनत कहीं काम नहीं आती है, तो एक दिन का वही एग्जाम में होता है कि एक दिन पहले फटाफट देखो और उसके बाद लिखाओ जाके। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, पहले से ही सारी चीज़ें बनानी पड़ती है, बैकग्राउंड अपना मजबूत करना पड़ता है। और उसके लिए और बखूबी जो उससे संबंध रखते होंगे, आप में से जो भी ऐसे किसी घर से बिलोंग करते होंगे जहाँ के कोई भी व्यक्ति या सदस्य मतलब किसी भी पार्टी से या चुनाव मतलब राजनीति में हैं या उसमें शामिल होना चाहते हैं, तो ऑब्वियस है कि वो 1 महीना पहले से नहीं, 5 साल पहले से ही वो अपनी तैयारी शुरू कर लेते हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन में अब हमें ही आना है, ठीक है। और उसके लिए साम दाम दंड भेद किस तरीके से आना है, वो सारी चीज़ें वो तैयार करने लगते हैं। और उसके बाद आता है यहाँ पे कि चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर केंद्रित कराना चाहती हैं। यानी कि क्या हुआ कि जो चुनाव अभियान के दौरान क्या होता है कि राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं, लोगों का क्या करती हैं कि ध्यान एक बड़े मुद्दे पर केंद्रित कराना चाहती हैं। वे लोगों को इन मुद्दों पर आकर्षित करती हैं और अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने को कहती हैं, ठीक है। आइए विभिन्न चुनावों में विभिन्न दलों द्वारा उठाए गए कुछ सफल नारों पर गौर करते हैं, ठीक है। ये जो बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं जितने भी उम्मीदवार होते हैं, तो काफ़ी अपना जो यदि पहले से है तो गिनाएंगे कि हमने ये किया वो किया, दुनिया भर का इतनी लंबी लिस्ट गिना देते हैं, हमें खुद ही नहीं पता रहता कि अच्छा ये भी किया गया था इनके द्वारा, ठीक है। जब वो बताते हैं तब हमें पता चलता है कि अच्छा ये काम भी इनके द्वारा किया गया है, हमें पता नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। तो इसमें यदि कुछ इनके नारे हैं इंपॉर्टेंट, यदि हम बात करते हैं, तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 में लोकसभा चुनावों में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ठीक है। पार्टी ने वायदा किया कि वह सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश की गरीबी हटाएगी। जैसे बिहार के चुनाव की बात हम किए थे कि वहाँ पे लोगों को रोजगार देने की, ऑब्वियस है कि यानी सबसे वीक पॉइंट जो होता है ना, उसको पकड़ते हैं लोग, उसको सुधारते नहीं है, पकड़ते। एक तो धर्म का मुद्दा लेंगे कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, ये वो दुनिया भर का। अभी ओवैसी जी के भाई साहब का आपने देखा होगा यदि टीवी में, तो काफ़ी अच्छा खासा कर रहे थे अपना प्रचार, जो भी कर रहे थे कि मुसलमानों को ऐसा नहीं किया जा रहा, वैसा नहीं किया जा रहा। अरे तुम तो सत्ता में आने से पहले ही पूरे जो भी सांप्रदायिक दंगे हैं फैला रहे हो, हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करते जा रहे हो, ठीक है, कि ऐसा नहीं किया जा रहा, वैसा नहीं किया जा रहा। सबको इक्वल बात करो ना, मतलब एक आप प्रॉपर किसकी, मुस्लिम की वोट लेना चाह रहे हो। आप यदि टीवी वगैरह कभी देखते होंगे गलती से भी, तो वहाँ यदि आपको न्यूज देखे होंगे, तो अभी कल परसों की ही बात है, इस तरीके से कुछ जो ओवैसी जी हैं उनके भाई के द्वारा ये बातें कही जा रही थी, ठीक है, कि मुस्लिम लोगों को बहकाया जाता है, देश में वो अधिकार नहीं दिया जाता है देश वालों को, मतलब देश में मुस्लिमों की कोई इज्जत नहीं की जाती है, कुछ इस तरीके से। और जाहिर सी बात है कि हम जिसको भी सुनेंगे, अभी आप मेरे को सुन रहे हैं, तो आपका माइंडसेट
लगेगा ना कि कहीं बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर आएंगे कि नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, लेकिन वहीं पे आप एक निगेटिव इंसान को सुन रहे हैं तो जाहिर सी बात है तुरंत आपका माइंड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा उस निगेटिव इंसान की तरह कि नहीं ये भी सही कह रहा, हमें इस तरीके से सोचना चाहिए और कहीं ना कहीं सही है कि हमें वो अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा माइंड जो है फिर हम अपने से नहीं सोचते, जो उसने कहा हमने उधर अपना रास्ता मोड़ लिया, जो हमने कहा आप हमारी तरफ अपना रास्ता मोड़ लिया। ठीक है, हम नहीं सोच पा रहे हैं क्या करना, और देश की जनता ज़्यादातर ऐसी ही है। ठीक है, आप बहुत कम छोड़ दीजिए कि जो काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं, हालांकि पढ़े लिखे भी मूर्ख बन जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा सिंसियर बंदे होंगे या औरतें होंगी उनको कोई बहका नहीं सकता जल्दी। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये लोग ऐसे ही करके बहकाते हैं। अब गरीबी हटाओ, अब वहाँ पे यदि आप देखोगे 1971 में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार आई थी तो उसमें ये नारा दिया गया था गरीबी हटाओ। अब जितनी हटी है आप उसका जो पढ़ेंगे अभी हम 11th क्लास में इंदिरा गांधी जी के बारे में भी पढ़ेंगे कि उनकी जो शासन व्यवस्था थी किस तरीके से थी। ठीक है, तो वहाँ पे आप समझ पाएंगे कि क्या ये नारा रियल में हो पाया था। और जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो 1971 का जब डाटा देखेंगे कि गरीब इंसान कितनी है, जो भी इंडेक्स वगैरह आते हैं 1971 का देखेंगे आप कि क्या रियल में फिर गरीबी हटी थी या नहीं, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या था। ठीक है, देन उसके बाद क्या हुआ कि 1977 यानी कि 1977 में हुए लोकसभा चुनावों में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया लोकतंत्र बचाओ। अब इन्होंने क्या नारा दिया, लोकतंत्र बचाओ। कांग्रेस ने नारा दिया गरीबी हटाओ। आज भी कांग्रेस चिल्ला रही गरीबी हटाओ, बेचारी आ नहीं पा रही है। ठीक है, कि आ जाए और मिनटों में गरीबी हटा देगी यदि आ गई उसकी सरकार तो, क्योंकि अभी भी उसका नारा वही है। आप देख रहे हो कि किसान यदि अभी सरकार के द्वारा जो भी 3 नए कानून लाए गए हैं, किसान बेवजह मतलब इतना ज़्यादा हंगामा कर रहे हैं, ये नहीं कह सकते कि बेवजह है, बट ठीक है आप करो, लेकिन जहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का उनकी वजह से नुकसान हो रहा है। ठीक है, कोई सर्विस जा रहा है, कोई कहीं भी जा रहा है, तो आप रास्ता बंद करके रखे हो, उससे बहुत से लोगों का नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक लोगों का हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ मुझे लगता है कि ये आंदोलन का भी तरीका बदलना चाहिए। यानी कि इसमें जो इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है लोगों का, जिनके पास खाली टाइम है, जाहिर सी बात है कि जिनके पास खाली टाइम होगा आंदोलन वही करेगा। ठीक है, तो आंदोलन जब वही करेगा और कोई उस समस्या से पीड़ित भी है और उसके पास टाइम नहीं है तो वो नहीं जाएगा कि चलो जैसे चल रहा है चलने देते हैं, लेकिन जो अब अपनी पब्लिसिटी बढ़ाना चाहते हैं वो तो जाएंगे ही। ठीक है, तो इसमें अभी हम नारे की बात कर रहे थे, तो लोकसभा में क्या किया गया कि जयप्रकाश नारायण जी अपने चुनाव में करते हैं लोकतंत्र बचाओ। ठीक है, यानी कि उनको लग रहा कि लोकतंत्र कहीं जा रहा, उसे बचाओ। अब पार्टी ने आपातकाल के दौरान हुई जातियों को समाप्त करने और नागरिक आज़ादी को बहाल करने का वायदा किया। अब देखिए इसमें जो इन्हें कमज़ोर पॉइंट मिला वो क्या मिला, बिग पॉइंट यहाँ पे, कि जब इंदिरा गांधी जी द्वारा 1975 में आपातकाल अकारण ही ला दिया गया। ठीक है, और तो और आपातकाल लाया गया। ठीक है, सबकी नसबंदी कराई जा रही जबरदस्ती, जितने भी पुरुष थे वहाँ पे सबकी नसबंदी जबरदस्ती कराई जा रही थी। ठीक है, और सबको बिना बताए ही या बिना किसी वारंट के ही जेल में डाल दिया जा रहा था। तो इसी कारण इनको मौका मिला कि उन्होंने तो गरीबी हटाओ कहा था, लेकिन इनको मौका क्या मिल गया कि लोकतंत्र बचाओ। यानी कि लोकतंत्र में तो ये होना ही नहीं चाहिए जो यहाँ पे हो रहा है, तानाशाह वाला शासन चल रहा है। ठीक है, तो अब इनको मौका मिल गया और इन्होंने कहा कि लोकतंत्र बचाओ, और जो भी आपातकाल के दौरान जातियाँ हुई हैं हम उसे सुधारेंगे, हमें आप सत्ता में लाते हो, हम ये सारी चीज़ों का सुधार करेंगे। ठीक है, बस इनको क्या चाहिए, थोड़ा सा कमजोरी चाहिए किसी भी पार्टी की। उसके बाद आता है नेक्स्ट, और यहाँ पे क्या होता है कि वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले को नारा, मतलब जमीन जोतने वाले को का नारा दिया। ठीक है, यानी कि अब इसमें क्या दे दिया गया, गजब का नारा है, जमीन जोतने वाले को, इसमें ये नारा था। ठीक है, उसके बाद ये वामपंथी दलों का था। और फिर अब आता है आगे 1983 में आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनावों में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन.टी. रामा राव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया। अब इन्होंने किसका दे दिया, तेलुगु स्वाभिमान का। ठीक है, कि हमारे
तेलुगु जो भाषा है या हमारा जो भी अस्तित्व है कहीं ना कहीं मिटता जा रहा है, हम इसको आगे बढ़ाएंगे, आप हमारे समर्थन में आओ। उसके बाद आता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रचार करने के लिए आज़ाद छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है। ठीक है, यानी कि ये सारे नारे दिए गए, इसमें किसी गवर्नमेंट का रोल नहीं था। यहाँ पे क्या हुआ कि जो लोकतंत्र में हमारे चुनाव होते हैं, जो भी राजनीतिक दल होते हैं, पार्टियां होती हैं, उम्मीदवार होते हैं, उनको खुला छोड़ दो। आप अपनी मन मर्जी से जिस तरीके से भी प्रचार करना चाहते हैं, चाहे गरीबी हटाओ, चाहे रोजगार को लाओ, चाहे 70 लाख रुपए पर मंथ दो आप, तो वो जिस भी तरीके से लॉलीपॉप देना चाहे, जैसे भी जनता को आकर्षित करना चाहे, तो यहाँ पे वो लोग कर सकते हैं, कोई भी पाबंदी इसमें नहीं होती है। ठीक है, और उसके बाद यदि हम बात करते हैं, पर सभी दलों को उचित और समान अवसर मिले, इसके लिए कई बार कुछ दखल देना जरूरी होता है। चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी, यानी कि हमेशा ऐसा होता भी है कि यदि आप क्या करते हो कि ठीक है, हमने प्रभावशाली लोगों की बात की थी, तो कहीं हो सकता है कि जिनका प्रभुत्व कम है वो थोड़ा पीछे रह जाएं, तो उनके लिए फिर कहीं ना कहीं दखल देना पड़ता है, जो भी नियम कानून बने रहते हैं उनको। और उसके बाद होता है क्या कि उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती। अब दखल कहाँ कहाँ पे देगी सरकार, तो इसमें यदि हम बात करते हैं, तो जो उम्मीदवार होते हैं या कि पार्टियां होती हैं, ठीक है, तो ये उम्मीदवार और पार्टी को एक ही मत समझना, थोड़ा इसमें अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और जिसको भी नहीं पता हो, जो न्यू हो, अभी देख रहे हो, पहली क्लास हो, वो प्रीवियस वीडियो देखेंगे आप, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। इसी जो हम अभी 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं, यहीं से आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि पहला है कि मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना और धमकी देना। अब यहाँ पे क्या आ गया कि जितने भी मतदाता हैं, यदि कोई प्रलोभन दे रहा है, कोई घूस दे रहा है, कोई धमकी दे रहा है, तो यहाँ पे क्या कर सकता है, उन्हें रोक लगाई जा सकती है। अब मजे की बात क्या है कि यहाँ पे मतदाताओं को अंधाधुंध प्रलोभन भी दिया जाता है। आप में से किसी के भी इलाके में अभी आई होप कि काफ़ी जगह मतलब पंचायतों के चुनाव होने वाले होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे कई जगह ऐसा है कि होने वाले होंगे, चाहे यदि हम महाराष्ट्र की बात करें तो शायद वहाँ भी होने वाले हैं, एमपी में भी होने वाले हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से, यदि कोई वहाँ से हैं तो आप समझ सकते हैं कि यानी किस तरीके से जो बातें हम पढ़ रहे हैं क्या वो रियल में है या नहीं है। तो मतदाताओं को अच्छा खासा प्रलोभन दिया जाता है। ठीक है, हालांकि सरकार की नज़र में आता है यदि, तो उन्हें रोक लगाई जाएगी, लेकिन क्या करें, प्रलोभन नहीं देंगे तो हम मानते नहीं है ना। हमारी आदत भी है कि हमें कोई थोड़ा बहुत प्रलोभन दे, थोड़ा बहुत कुछ हमारे जेब में डाले, तो ही हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम इंडियन हैं, यहाँ पे बहुत प्राउडली हम कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या हुआ कि मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना। घूस देना मतलब कि आप घूस दो उन्हें कि नहीं नहीं आप हमें को वोट देना, हम इतना पैसा देंगे, और उसके बाद है या धमकी देना। ठीक है, अब धमकी देने में हो सकता है कि कोई शिकायत कर दे कि ये धमकी दे रहा है, या कि किसी दूसरे को घूस नहीं मिल रही, ठीक है, आपको मिल रही है, किसी उम्मीदवार के द्वारा आपको पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, चोरी चुपके जो भी है, और जैसे आप मतदान करते हो वैसे भी वो भी मतदान आपको कर रहे हैं रुपयों का। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको दे रहे हैं और आपके पड़ोसी को पता चलता है कि उसको इस पार्टी के द्वारा या इस उम्मीदवार के द्वारा इतना पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन इन्होंने हमको पैसा नहीं दिया है, तो वो क्या करेंगे कि हो सकता है शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि ये लीडर ऐसा काम कर रहे हैं। और उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना। ठीक है, तो अब इसमें क्या बात की गई है कि कोई भी जो उम्मीदवार है वो जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकता है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है कि जाति के, मैंने अभी ओवैसी जी के भाई की बात बताई, तो उसमें यही चल रहा है। ठीक है, कि वो जाति और धर्म के नाम पर भी वोट मांगे जा रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा करना वर्जित है। यहाँ पे सरकार अड़ंगा यदि चाहे तो लगा सकती है, और नहीं चाहे तो नहीं भी लगा सकती है। देन उसके बाद हम बात करते हैं तो चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना। तो इसमें क्या हुआ कि जब भी कोई चुनाव अभियान होगा तो वहाँ आप किसी भी सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। और आगे यदि हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में
25 लाख या विधानसभा चुनाव में 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करना। ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि लोकसभा के चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख रुपए, ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख रुपए, और विधानसभा के चुनाव में वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए तक ही खर्च कर सकता है, उसके आगे नहीं। ठीक है, और यदि आगे खर्च करता है तो ऑब्वियस है कि वो पैसा लुटा रहा है, यानी कि घूस दे रहा लोगों को। ठीक है, तो जब इसमें ये चारों बातें जो हैं 4-5 पॉइंट जो भी हैं, 4 हैं, ठीक है, इन पॉइंट्स में हम तो पढ़े लेकिन रियलिटी कुछ और है। वो आपको पता है, हमने पढ़ा कि धर्म के हिसाब से नहीं वोट मांगेंगे, लेकिन अंधाधुंध मतलब खुलेआम नहीं बोलेंगे, लेकिन आपके पास आके बैठते हैं और बोलते हैं कि अभी तक बीजेपी पार्टी ने मुसलमानों के लिए या हिंदुओं के लिए या सिखों के लिए ऐसा ला दिया, सीएए ला दिया, अब वहाँ पे हमारी सरकार आती है, हम काफ़ी अच्छा सुधार करेंगे। या कि गांव में देखें, ग्राम पंचायत का जो भी चुनाव होता है, तो ये भी अपना भले ही छोटे स्तर का चुनाव है, लेकिन बहुत मशक्कत इनको भी करनी पड़ती है। मुझे तो लगता है कि लाख 1.5 लाख रुपए तो यहाँ पे विधानसभा के चुनाव की बात की जा रही है, वो गांव के जो सरपंच हैं वो अपना बनने के लिए लगा देते होंगे। ठीक है, जो गांव के लोगों की व्यवस्था उनको करनी होती है स्पेशल तरीके से, आप समझ सकते हैं स्पेशल तरीके से क्या होता है, क्योंकि सारी बातें बोलना ही ज़रूरी नहीं होता, थोड़ा बहुत आप भी दिमाग लगा सकते हैं कि अब चुनाव में स्पेशल तरीका ये लोग क्या अपना सकते हैं। ठीक है, आप लोगों की सेवा में किस तरीके से हाजिर होते हैं, क्योंकि अच्छा काम तो खैर कर नहीं सकते हैं, ये तो बहुत ही आपको देखने को मिलेगा हर जगह पे कि अच्छा काम कर ही नहीं सकते हैं, कुछ अलग तरीके का ही काम करेंगे। आप समझ लीजिए कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ। और उसके बाद आता है हमारा कि अगर वे इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाए गए तो चुने जाने के बावजूद उनका चुनाव रद्द घोषित हो सकता है। यानी कि इनमें से किसी भी मामले पर दोषी पाए गए तो अब देखिए, जहां हमारी सरकार है मतलब क्या है कि हम ही लीडर हैं वहाँ के। ठीक है, और जितने भी डीएम से लेके कमिश्नर से लेके सब आपके हाथों में है। किसकी हिम्मत है कि आपको ये सारे में गलत साबित करने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ बताया जा रहा है, खैर कानून वगैरह बनाए गए कि पब्लिक को संतोष रहे, और यहाँ पे हमको एक संतुलन बना के चलना है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। मैं थोड़ा यहाँ पे रियलिटी बताना चाह रही हूँ। ठीक है, किताबी ज्ञान पढ़ के हमको कुछ भी नहीं करना, एक यथार्थवादी बनना चाहिए हमें। और जो सच्चाई है, आप सभी इससे परिचित हैं। मैं कहूँ नहीं, हमारे देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था में काफ़ी जो चीज़ें कही गई हैं, अब मैं बहुत अच्छा स्पीच दूँ कि हमारे देश में जितनी भी बातें कही गई, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा गया है, वो सब एकदम से हो रहा, हम सभी को मिल रहा। मैंने तो बहुत अच्छे से आपको स्पीच सुना दिया, लेकिन क्या आप मुझे बाद में गाली नहीं दोगे? मतलब कि क्या है, हमें कुछ मिल नहीं रहा। मतलब समानता का अधिकार दिया गया है, और हम जाते हैं हॉस्पिटल में, तो जहाँ एक मतलब नेताजी आ रहे हैं, फटाफट उनकी दवाई हो रही है, डॉक्टर सब उनके हाथ में, हम वहीं पे खड़े हैं, कोई हमें देखने वाला भी नहीं है। ठीक है, सुबह से शाम हो जाती है, हमारी चाहे बीमारी से, यानी कि बुखार उसको इतनी जोर की हो कि वो मरने ही वाला हो, लेकिन फिर भी कोई नहीं देखने वाला होता है। लेकिन वहीं पे वो हमारे आते हैं और अपना अच्छा खासा व्यवस्था बना के चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको समानता तो देखने को नहीं मिलती है। इसलिए जो रियलिटी है हमारे देश की, हमारे ही देश की नहीं, हर एक देश की, ठीक है, चाहे वो अमेरिका का भी अभी चुनाव हुआ है तो उससे भी आप लोग बखूबी परिचित होंगे। तो हमारे ही देश की हम बात नहीं कर सकते कि हमारा ही देश एक ऐसा देश है, जितनी भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं जहाँ भी हैं, हर एक देश में, या कि नहीं भी हैं तो जहाँ तो नहीं है तो ठीक है, वहाँ तो ये सारी चीज़ें आम बात है। लेकिन जहाँ है वहाँ भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं आम बात है, चाहे चोरी छुपे हो चाहे जाहिर में हो। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें बताया गया है कि कोई दोषी पाए जाते हैं तो चुने जाने के बाद ही उनका चुनाव भी रद्द करा दिया जा सकता है। लेकिन वही है कि सब आपके हाथ में है, कौन आपको दोषी ठहराने वाला है। और उसके बाद होता है कि इन कानूनों के अलावा हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया है, और इसमें उम्मीदवारों और पार्टियों को यह सब करने की मनाही है। ठीक है, यानी कि आचार संहिता,
अब देखिए इसमें क्या बात की गई कि इस कानून के अलावा, यानी कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनमें यदि आप फॉल्ट पाए जाते हो, आपको रद्द कर दिया जाएगा। और इसके अलावा भी हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया। ठीक है, अब आचार संहिता यहाँ पे ये वर्ड आया और ये मैं पहले लिखवा चुकी हूँ आपको, अभी ओपन करिए और उससे देखिए क्या होता है इसका मीनिंग। और इसमें क्या है कि उम्मीदवारों और पार्टियों को यह सब करने की मनाही होती है। अब मनाही क्या क्या होती है कि चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का उपयोग, यानी कि मना किस लिए किया जाता है, तो चुनाव प्रचार के लिए आप क्या कर सकते हो, किसी भी धर्म स्थल का प्रयोग नहीं कर सकते हो। सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग, ठीक है, यानी कि आप के समर्थक के रूप में किसी जिले के डीएम को ले जाओ, आप किसी के कमिश्नर को ले जाओ आप, या एसडीएम को ले जाओ, तो वहाँ पे यदि उनका कार्यभार अच्छा है और आप ले जाओ तो सोचोगे कि इस जिले का तो हमें मतलब पूरा जिला हमारे ही इसमें होगा कि चलो ठीक है इन्हीं को वोट दिया जाए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या बात की गई, ये बात मैंने आपको कल ही बताया था कि जिसको भी राजनीति में जाने का इंटरेस्ट हो तो वो जा सकते हैं। तो उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सारी चीज़ें समझे रहें, ठीक है, और समझे भी रहें और जाने भी रहें कि होता क्या है, करना क्या होता है, किस तरीके से करना होता है। तो सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग नहीं करना है। चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधाएं देने वाले वादे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही क्या होता है कि चुनाव की घोषणा यदि हो गई है, यानी कि आपका जो भी नामांकन वगैरह है भरा जा चुका है और आप अभी मंत्री पद पर हो, तो वहाँ पे फिर आप ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते हो कि मतलब कोई भी आप बहुत बड़ी नीतियाँ ला दो और बहुत बड़ा बदलाव ला दो सरकार में। जो पहले चल रहा था ठीक है वैसे ही चलने दो, नई सरकार आएगी देखा जाएगा। ठीक है, जो पहले से केस पेंडिंग में था सो अब वो रहने दो। अभी लोगों की सिंपैथी जुटाने के लिए मत करो, जब 5 साल के अंदर नहीं कर पाए हो तो अब नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए इसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। और उसके बाद आता है मतदान और मतगणना। हालांकि हमें चीज़ें समझनी है बेहतर तरीके से। ये जो मैं कुछ थोड़ी बहुत निगेटिव बातें बोल जाती हूँ, बस आपका मतलब ऐसे बोलने का तरीका है कि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। हालांकि हमें अच्छे वर्डों का यूज करना है, सिर्फ हमें एक एग्ज़ाम देना और वहाँ पे हाँ ये है कि बिल्कुल भी आप दिखावटी वाले मत बन जाना, क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन का ट्रेंड जो होता है कुछ इस तरीके से पूछ लिया जा सकता है और पूछा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे हमको कहीं ना कहीं एक यथार्थवादी बनना पड़ता है कि हाँ सच्चाई तो है बट इसमें सुधार भी किए जा सकते हैं, आप सुझाव दे सकते हो। तो वहाँ पे एक बैलेंसेबल हमको होना चाहिए। ठीक है, कि जो भी बातें सोचे तो बैलेंस वाली हों, लिखें भी तो हमारी चीज़ें बैलेंसेबल होनी चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है। अब उसके बाद आता है मतदान और मतगणना। तो इसके बारे में यदि हम बात करते हैं कि मतदान क्या है और मतगणना क्या है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही बात करेंगे और फिर मिलते हैं।